आज हमसे पढ़ेंगे हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रोटेशनल चैप्टर में से क्लास 11th में। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। ठीक है, हम दो बॉडी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन को ड्राइव करने वाले हैं इसके अंदर, जिसमें मान लीजिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, हमारे पास दो मास पड़े हैं, एक मास ऑरिजिन से m1 पड़ा हुआ है और दूसरा एक m2 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो m1 मास है वो पोजीशन यानी इससे सेंट्रल O से r1 दूरी पे पड़ा हुआ है, जिसे हम r1 वेक्टर कहते हैं। इनको हम पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। ठीक है ना, तो O से लेके m1 मास तक की दूरी r1 कहलाएगी, इसे हम पोजीशन वेक्टर r1 बोलेंगे। ऐसी O से लेके m2 मास तक की दूरी को r2 बोलेंगे, इसे पोजीशन वेक्टर r2 बोला जाएगा। इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो लाई करेगा, किसी ना किसी हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास का हमने मान लिया, हमने इस सेंटर पे इन दोनों के बीच में मान लिया, जिसकी O से दूरी कितनी मानी हमने, कैपिटल R, और उस पर वेक्टर मान लिया हमने। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि लेट मान लीजिए कि r1 वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 मास, जो कि मैंने आपको बताया। अब r2 कितना है, पोजीशन वेक्टर किसका है, m2 मास का है। कैपिटल R क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका है, सेंटर ऑफ मास का है। अब यहाँ पे देखिए, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक अंदरूनी फोर्स होती है, जिसे बोलते हैं इंटरनल फोर्स। ठीक है, और एक होती है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स वो होती है जो हम खुद लगाते हैं। इंटरनल फोर्स वो होती है जो इन ऑब्जेक्ट के द्वारा खुद इनके पार्टिकल्स के बीच में लगती है। जैसे यहाँ पे F12 है, 1 2। अब 2 का मैं जब लिखो ना, एक छोटी सी बात पसंद है, उससे आसानी होगा समझने में आपको कि F12 लिखा हो, उसका मतलब दूसरा फोर्स लगा रहा है पहले पे। पीछे से देखेंगे, दूसरा फोर्स लगा रहा है पहले पे, तो क्या लिखेंगे, इंटरनल फोर्स ऑन m1 बाय m2, यानी m2 के द्वारा m1 पे जो फोर्स लगाई उसे क्या बोलेंगे, F12। अब नेक्स्ट लिखा है F21, यानी 1 फोर्स लगा रहा है किस पे, 2 पे, तो यानी पहला वाला मास दूसरे पे लगा रहा है। जाहिर सी बात है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है अगर एक मास दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा किस पे लगा रहा हो, पहले लगा रहा हो, क्योंकि दोनों मास एक दूसरे के पास होंगे ना कहीं। तो एक मास इस पे फोर्स लगा रहा है और दूसरा मास पहले पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए F12 और F21। कैपिटल F यहाँ पे डिनोट किया गया है एक्सटर्नल फोर्स, जो हम बाहर से फोर्स लगाएंगे। बाहर से फोर्स लगाई गई m1 पे और बाहर से फोर्स लगाई गई m2 पे। जो m1 पे फोर्स लगाई गई है उसको F1 बोला गया है, एक्सटर्नल फोर्स, और जो बाहर से फोर्स लगाई गई है m2 पर, उसको क्या बोला गया, F2 बोला गया है। देखिए, इस टॉपिक को चालू करते हैं। ये मैंने बातें समझा दी कि इसमें क्या क्या गिवन है और किस किस को क्या जस्टिफाई किया जाता है। अब हम चालू करते हैं इस टॉपिक को। मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट हो रही है m1 मास पे और m2 मास पे, ठीक है ना, वो कितनी है, m1। सो देयर विल बी सम चेंज इन देयर वेलोसिटी m1 एंड m2। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे m1 और m2 पे, दोनों पे अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे, तो आप एक बात बताइए, क्या दोनों की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है ना। तो इसका मतलब जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इस पर भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो मान लेते हैं कि हमने m1 मास पे फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v1, और जब हमने n2 पे फोर्स लगाया उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v2। तो जाहिर सी बात है, जब वेलोसिटी चेंज हुई होगी, इसका मास भी m1 है, तो मोमेंटम भी हुआ होगा चेंज। तो मोमेंटम कितना चेंज होगा, पहले का p1 बराबर m1 v1, यानी इस वाले पार्टिकल का इस वाले m1 मास का मोमेंटम कितना हो गया, p1 बराबर m1 v1, और दूसरे का कितना हो गया, p2 बराबर m2 v2। अब हमें ये लॉज ऑफ मोशन तो हमने पढ़ा हुआ, सेकेंड लॉ जो न्यूटन के ऊपर बेस्ड है, वो क्या कहता है कि जितनी भी फोर्स इस m1 मास पे लगी होगी उसी के द्वारा इस पे मोमेंटम चेंज हुआ होगा इस ऑब्जेक्ट का। जैसा इसका मतलब बहुत ठंडे दिमाग समझिएगा, हम पहले मास के बारे में बात करते हैं, फॉर मास m1। अभी इस मास को भूल जाइए, सिर्फ इस पे ध्यान रखिए। अब इस m1 मास पे दो फोर्स है, एक वो फोर्स जो इसकी अपनी इंटरनल फोर्स है, और एक वो फोर्स जो हमने एक्सटर्नल लगाई है। इंटरनल फोर्स कौन सी थी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्मॉल फोर्स है ना। अब दूसरा किस पे लगा रहा है, पहले पे, ये इंटरनली है, यानी दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रही है, जो दूसरा लगा रहा है पहले पे, वो कितनी है, 2 लगा रहा है पहले पे। अभी समझाया था मैंने आपको, पीछे से पढ़ते हैं कि सेकंड वाला मास लगा रहा है पहले वाले पे फोर्स, और एक वो फोर्स जो मैंने एक्सटर्नल लगाई थी F1 लगाई थी ना, एक वो फोर्स जो हमने एक्सटर्नल लगाई थी F1, ठीक, और एक वो फोर्स जो कौन सी लग रही थी, अगर हम बात करें F12, यानी दूसरा लगा रहा है पहले पे, तो दो फोर्स पे लग रही है इस m1 मास पे, एक लग रही है इंटरनल और दूसरी लग रही है एक्सटर्नल। ठीक है, तो F12 प्लस F1 बराबर जिन दो फोर्स की वजह से, एक तो आपकी वजह एक्सटर्नल फोर्स और एक इंटरनल फोर्स, तो उन दोनों फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा ना। मोमेंटम तो ऐसे चेंज नहीं होता। सेकेंड लॉ कहता है जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, है ना। जब आप फोर्स लगाएंगे तभी तो चेंज होगा।
तो हमने इस m1 मास से फोर्स लगाई तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया। कितना हो गया? dp1/dt। अब p1 को क्या ले सकते हैं हम? m1v1। मास कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर ले लिया तो ये बाहर आ गया। तो f स्मॉल f12 प्लस f1 बराबर m1 dv1/dt, इसको हमने पहली इक्वेशन मार्क कर लिया। जिस तरह हमने F1 के लिए किया अब दूसरे के लिए भी करेंगे। अब जाहिर सी बात है इस M2 पे भी तो फोर्स लगाई होगी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब इस पे कौन फोर्स लगाएगा? ये M1 मास फोर्स लगाएगा। तो वो कैसे लगाएगा? पीछे से बात करते हैं। अभी बताया था मैंने कि 1 लगा रहा है 2 पे, तो पीछे से पढ़ते हैं। 1 लगा रहा है 2 पे, ये हो गई इंटरनल, और एक कौन सी फोर्स लगाई? F2, जो कि हो गई एक्सटर्नल, है कि नहीं? तो इस पे भी दो फोर्स लग रही होंगी, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसमें भी तो मोमेंटम चेंज हुआ होगा, है ना? वो कितना हुआ होगा? देखिए देखिए, इस इंटरनल फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से सब मोमेंटम चेंज हो गया, dp2/dt। क्लियर है? अब p2 क्या होता है? m2v2। m2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ ले लिया, क्या आ गया? dv2/dt। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन जो हमने पिछले पेज पे पढ़ी थी, देख सकते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में प्लस करेंगे और राइट को राइट में। तो पहली और दूसरी को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में करेंगे और राइट हैंड को राइट हैंड में प्लस करेंगे। देखिए, जब हमने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड प्लस कर तो ये आ गया, और राइट को राइट, अभी अभी लेफ्ट ही है, लेफ्ट का लेफ्ट प्लस हो गया। अब राइट का पीछे लेफ्ट क्या था? m1 dv1/dt, और राइट में क्या है? m2 dv2/dt। ये आपकी वैस वैल्यू आ गई। लेकिन हम जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से कि F12 बराबर क्या होता है? माइनस का F21 होता है। यानी टू एवरी एक्शन दिस ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये F12 में क्या लिख सकता हूँ? माइनस F21। मतलब ये है कि अगर M1 मास M2 पे फोर्स लगा रहा है इंटरनली, तो M2 भी तो M1 पे फोर्स लगा रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो F12 बराबर क्या होगा? माइनस का F21 क्या होगा? अगर इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है फोर्स लगाने की, तो उसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाने की। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिएगा, तो F12 को क्या लिख सकता हूँ? माइनस का F21 लिख सकता हूँ। ये मेरी इंटरनल फोर्सेज हैं जो दोनों मासेस के बीच में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर मैं इसको F12 को माइनस का F21 लिख दूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पे? एक्सटर्नल फोर्सेस बचेंगे दोनों, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, और ये दोनों हमारे पास यहाँ पे ये बच गए। ये क्वेश्चन 3 मार्क कर दी। अब इसे आप यहीं रखिए क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ देखते हैं इसके अंदर। वी नो दैट वेलोसिटी क्या होगी? dr1/dt। दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी मास की? dr2/dt। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टोटल फोर्स क्या होगा जो हम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, F1 प्लस F2, टोटल फोर्स F के बराबर होगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, यानी इन ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यूज को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। देखिए, F1 प्लस F2 की जगह लिख दी हमने, F लिख दिया। ठीक है, M1 की जगह M1 लिखा, d/dt को ऐसे ही लिखा। सिर्फ इस वेलोसिटी की जगह हमने लिख दिया dr1/dt, जो कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, ऐसी तरह से M2 को ऐसे लिखा d/dt, और उस वेलोसिटी की जगह dr2/dt, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? यहाँ पे भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमने क्या किया कि ये तो डबल डिफरेंशिएट की फॉर्म लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा? m1 d² dt² r1, ऐसे ही प्लस m2 d² dt² r2। ठीक है, मास कांस्टेंट है, अंदर रखो बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर वेरिएबल है, तो इसमें हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। d² dt² m1 r1 प्लस इस m2 को भी अंदर ले गए, m2 r2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किया, m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किया और m1 प्लस m2 का डिवाइड कर दिया। तो नीचे डिवाइड करेंगे तो उसमें अंदर आ जाएगा ना। अब आप सोचोगे डिफरेंशिएट के अंदर कैसे डिवाइड कर दिया हमने? भाई मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा, ना बढ़ रहा ना घट रहा, तो हम उसको अंदर रख भी देंगे तो कोई फर्क होने इस पर पड़ने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, हमारा एक फॉर्मूला बन के आएगा अभी में, उसको देख सकते हैं आप। तो m1 प्लस m2 बाहर, m1 प्लस m2 अंदर, इसको हमने चौथी इक्वेशन का नाम दे दिया। अब आगे देखते हैं। हमारे पास m1 प्लस m2, स्मॉल m1 मास और स्मॉल m2 मास, दोनों को हमने क्या मान लिया? कैपिटल M मान लिया। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कहा जाएगा इसको। ठीक है, और कैपिटल R जो कि मैंने आपको बताया था उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, जो कि सेंटर ऑफ मास का था। अच्छा, अब देन यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू द सेंटर ऑफ मास वी गेट F बराबर क्या होगा? m d²r/dt²। ये किसके लिए होगा? सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है ना, फोर्स बराबर ma होता है ना, तो a क्या होगा यहाँ पे? a क्या होता है? d² r
और dt स्क्वायर आर, यही तो होता है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो उसके बारे में तो ये सेंटर ऑफ मास के लिए आर कितना हो गया, आर कितना हुआ सेंटर ऑफ मास के लिए, कैपिटल आर, जो मैंने आपको यहाँ पीछे बताया था कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। और एम क्या होगा यहाँ पर, m1 प्लस m2, जो कि ऊपर मैंने बता दिया, डी स्क्वायर आर और डी टी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई। अब हम कंपेयर करेंगे किसको, चौथी और पांचवी इक्वेशन को। पांचवी इक्वेशन हमारे पास ये पूरी दे रखी है और चौथी इक्वेशन में जस्ट हमने थोड़ी देर पहले निकाली ये इक्वेशन। अब आप ढंग से देखिए इस इक्वेशन को, यहाँ देखिए इस m1 प्लस m2, ये पांचवी इक्वेशन है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है। देखिए डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखिए डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ आर आ रहा है और यहाँ क्या है, ये पूरा ये वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हुई, कैपिटल आर के, हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे हमने कैपिटल आर के इस वैल्यू को बराबर रख दिया, ये कैपिटल आर और ये पूरी वैल्यू इसके बराबर में ये रख दी, ठीक है। ये हमारा टू सिस्टम पार्टिकल का फॉर्म निकल के आया, रेड यानी पोजीशन वेक्टर निकल के आ गई सेंटर ऑफ मास से, ऑरिजिन से। अगर हम तीन पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है, एक m3r3 और बढ़ा देना है और नीचे मास एक और बढ़ा देना है। अगर हम n पार्टिकल यानी बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें आप कहीं तक लिख के चली जाइए, m1r1 m2r2 डॉट 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 mnrn, तो मास भी तो नीचे बढ़ता चले जाएगा ना, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का छोटा सा ड्राइव बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए पोजीशन वेक्टर कहने, अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल की पोजीशन एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे, देखिए इधर, अब मैंने भी बताया था कि पार्टिकल m1 यहाँ है, हमने बताया एक्स एक्सिस यही तो है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब एक बताओ क्या यहाँ से पार्टिकल की एक्स एक्सिस से कुछ दूरी नहीं होगी, यहाँ होगी ना, इस पार्टिकल की वाई एक्सिस दूरी नहीं होगी यहाँ, तो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से यहाँ होगा ऑरिजिन से, वाई एक्सिस से यहाँ होगा, तो उसकी पोजीशन भी तो कुछ ना कुछ होगी ना। ऐसे ही R2 पार्टिकल यहाँ है तो उसकी एक्स एक्सिस से दूरी नहीं होगी, क्या इसकी वाई एक्सिस से दूरी नहीं होगी यहाँ पे, तो इसकी भी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। इसी तरह से सेंटर ऑफ मास की भी अपनी देखो एक्स एक्सिस से ये दूरी होगी, वाई एक्सिस से ये दूरी होगी, यानी हर एक पार्टिकल की अपनी एक पोजीशन होगी, कहाँ से, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे तो R1 की पोजीशन क्या होगी, x1i y1j, i होता है जो हमारा वेक्टर पोजीशन डिटरमाइन करता है एक्स एक्सिस पर, और j वेक्टर पोजीशन डिटरमाइन कर रहा है वाई एक्सिस पर। तो x1i और y1j, ऐसी R2 के लिए क्या लिख देंगे, x2i और y2j, ये दूसरी पोजीशन वेक्टर हो गई। हम सेंटर मास के लिए क्या बोलेंगे, r को xi और yj। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आई थी r की, ऊपर देखिए m1r1 प्लस m2r2 m1 प्लस m2, ये हमने यहाँ पे लिखी। अब पुट दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, ये सभी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ध्यान रखिएगा, R1 इस R1 की जगह ये रखेंगे, इस R2 की जगह ये वैल्यू रखेंगे और इस कैपिटल R की जगह ये वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम पे आंसर निकल सके। देखिए हमने वही वैल्यू पुट कर दी, अगर आप देख सकते हैं तो m1 ये R1 हो गया, m2 ये R2 हो गया और ये m1 प्लस m2 हो गया और ये कैपिटल R की वैल्यू हो गई। अगर हम कंपेयर करने बैठें यहाँ पर तो x, अब देखिए आई कैप जो हमारा आई कैप वेक्टर है, तो कैप वाले को ही कंपेयर करेंगे। आई कैप का पोजीशन कितना है, x है, यहाँ आई कैप का कितना है, m1 x1, और यहाँ आई कैप कितना है, m2 x2, मास तो दोनों का नीचे ही आएगा, तो यहाँ कितना जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y को कंपेयर करिए, y का j का कितना कंपोनेंट है, y, तो हमने y लिख दिया। यहाँ j का क्या क्या है, m1 y1, इसका कितना है m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।